नमस्कार। अभी थोड़ी देर पहले मैं ऐसे ही सोशल मीडिया देख रहा था, तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद राज्यसभा की, जो पहले दूसरे पार्टी में थी और लंबे समय से वो राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय हैं और एक सीनियर लीडर के तौर पर जानी जाती हैं। उनका एक बयान मैंने देखा। उनसे समाचार एजेंसी ने एक सवाल पूछा, बिहार के मतदाता सूची के जो पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग बिहार छोड़ के चले जाते हैं, माइग्रेट कर गए हैं और इसलिए ये कार्यक्रम हो रहा है। और उन्होंने जो बात कही कि इससे विपक्षी दल आरजेडी को बहुत फायदा मिलता था, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। तब मैंने सोचा कि अगर इतने वरिष्ठ नेताओं को मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में इसी तरह की जानकारी है, तो देश के आम लोगों को इस बारे में क्या जानकारी होगी। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में हुआ यह है कि आप किसी भी फैसले को सिर्फ इस तरह से देखते हैं कि यह सत्ता पक्ष के लिए फायदेमंद है या विपक्ष के लिए नुकसानदेह है, विपक्ष के लिए फायदेमंद है या सत्ता पक्ष के लिए नुकसानदेह है। उसके सिर्फ दो ही एस्पेक्ट है, किसके लिए फायदा होगा, किसके लिए नुकसान होगा। दो ही चीज़ों पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं कि कोई विरोध कर रहा है इसका मतलब कि उसका नुकसान है, कोई समर्थन कर रहा है इसका मतलब उसका फायदा। आमतौर पर ऐसा होता है। चुनाव आयोग कोई फैसला करे और उसको लेकर के राजनीतिक दल के नेता, चाहे सत्ताधारी दल के भी नेता हो, उनके दिमाग में ये बात हो कि इससे विपक्ष का नुकसान होगा, इसलिए वो ज़्यादा चिल्ला रहे हैं या शोर कर रहे हैं, या आपके दिमाग में भी ऐसी बात आए, तो फिर आप पूरी बात को नहीं जानते। और पूरी बात को जाने बगैर कोई एक पक्ष लेना आजकल का फैशन बन गया है। मैंने सोचा, मैं इतने दिनों से बिहार में 4-5 दिनों से हूं और इस विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम को जमीन पर बहुत करीब से देख रहा हूं, तो मुझे लगा कि ये मामला क्या है, इसका विरोध क्यों हो रहा है। और आने वाले दिनों में ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं, अभी थोड़ी ही देर पहले बिहार के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने भी ये बात कही है कि हम देख रहे हैं, अभी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो विपक्ष के साथ हम भी चुनाव आयोग के पास जाएंगे और हम देख रहे हैं अगर मतदाताओं को दिक्कत होगी तो हम भी जाएंगे। इसका मतलब है उनके पास भी फीडबैक आ रहा है। तो सवाल इसका नहीं है कि ये बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा, आरजेडी को फायदा पहुंचाएगा, कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा। और पहली बात ये कि पीछे के जो भी चुनाव हुए हैं उसमें आरजेडी को फायदा क्या मिला है। अगर आप देखें तो 2005 से नीतीश कुमार कमोबेश कुछ एक महीनों, कुछ एक साल को छोड़ दे तो बिहार में एनडीए की ही सरकार है। और आरजेडी 2005 में उसे 54 के आसपास सीटें मिली थी, 2010 के विधानसभा में वो 2200 पर सिमट गई, 2015 में नीतीश कुमार लालू यादव का गठबंधन हुआ तो सीटों की बात ही क्या है। वो गठबंधन अगर आज इस चुनाव में हो जाए तो भी भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर उस गठबंधन से चुनाव नहीं लड़ सकती। ये सारे लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो बिहार के राजनीतिक परिणाम अलग होंगे। तो 2015 के इलेक्शन को आप हटा दीजिए, 2014 में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के साथ रहते हुए भी जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो 2014 का परिणाम कैसा था और एनडीए ने कितनी सीटें हासिल की। और आरजेडी को और 4 सीटें मिली, जेडीयू को 2 सीटें मिली। तो इसका मतलब है, और अगर 2024 के लोकसभा सीटों को जो हालिया जो मतदाता सूची अभी है बिहार में एग्जिस्टिंग, अगर उसी को पैमाना मान ले तो आरजेडी को 4 सीटें मिली है, एनडीए को 30 सीटें मिली है। तो मतदाता सूची में ऐसी कोई गड़बड़ी होती तो क्या गड़बड़ और बोगस वोटरों ने, या जिनका नाम गलत तरीके से जोड़ा गया, जिनको अब हटाने की बात कही जा रही है, या बीजेपी के लोग या बीजेपी के समर्थक ये समझ रहे हैं, तो क्या उन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी को या उस गठबंधन को 30 सीटें दे दी। तो इसलिए एक एकांगी या एक तरफा समाचार को समझने के बजाय, या समझने से ज़्यादा, या जिसको कहते हैं ना, सूचना के आगे सोचना नहीं, तो इसलिए कोई भी इस तरह का डेवलपमेंट होता है तो उसकी गंभीरता, उसको डेप्थ में जाकर के खबरों को या उस विषय को जरूर समझने की आवश्यकता है। मैं बहुत कम शब्दों में जो बिहार पुनरीक्षण कार्यक्रम हो रहा है, विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि दरअसल ये हुआ क्या है। 24 जून को चुनाव आयोग ने कहा कि SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू इसको के बोलते हैं अंग्रेजी में, कि बिहार में कराया जाएगा
और सीधे सीधे उन्होंने कहा कि देखिए 1987 के पहले जो लोग पैदा हुए हैं और बिहार के वोटर हैं उनको अपने जन्म का और अपने नागरिक होने का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। 87 के बाद 2003 तक 4 तक जो लोग पैदा हुए हैं उन्हें माँ बाप में किसी एक का देना होगा, और 2004 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं उन्हें जन्म के साथ साथ अपने माता पिता का प्रमाण पत्र भी देना होगा। इसके अलावा उस प्रमाण पत्र के क्राइटेरिया रखे गए 11 क्राइटेरिया, वो आप जान ही रहे हैं। बहुत जगह चीज़ें आ भी चुकी हैं। पासपोर्ट चाहिए उसके लिए, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपकी पेंशन याफ्ता है तो आपकी पेंशन बुक चल जाएगी, आपका बैंक अकाउंट 87 के पहले वो भी चल जाएगा, LIC आपने कराया वो भी चल जाएगा, पासपोर्ट चल जाएगा, जन्म या निवास प्रमाण पत्र भी चल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें उसमें है, लेकिन राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, आधार कार्ड, ये सब नहीं चलेगा। आधार कार्ड नहीं चलेगा, ये एक बड़ा फैसला था। बहरहाल इसको लेके बहुत हाई तबाही, और 1 जुलाई से जो BLO होते हैं, एकदम निचली इकाई जो कि बूथ लेवल अफसर जिनको कहते हैं, एक बूथ पे जितने वोट होते हैं और बूथ लेवल अफसर ही उसकी मतदाता सूची में नाम काटने जोड़ने का काम करते हैं। BLOs को वो मतदाता सूची उपलब्ध करा दी गई। कहा यह गया कि 2003 में ये हुआ था, 2003 की मतदाता सूची में जिसका नाम होगा उसको कोई ज़रूरत नहीं हो, केवल मतदाता सूची का नाम लगाए और उसका काम पुख्ता हो गया। अगर उनके बेटा बेटी भी हैं वो भी उस मतदाता सूची का नाम लगा देंगे तो उनका भी काम हो जाएगा। इसके अलावा 11 लोगों को देना पड़ेगा। हुआ ये कि जब ये बात आई तो बूथ लेवल अफसर्स को ज़मीनी स्तर पर बहुत दिक्कत आई। लोगों के पास, गांव में रहने वाले, गांव गरीब लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं था, जाति प्रमाण पत्र इतनी जल्दी नहीं बन सकता। तब 25 जुलाई उसकी मियाद रखी गई थी। तो चुनाव आयोग ने देखा होगा या समझा होगा, उन्होंने विज्ञापन भी निकाला और BLOs को एक मौखिक आदेश आ गया कि आप सिर्फ अभी जो फॉर्म बटा हुआ है आप उस फॉर्म को ले लीजिए, साइन करा लीजिए, मतदाता सूची नंबर और मतदाता एपिक कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर लेके ही दे दीजिए। तो ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने अपने पुराने फैसले में डिल्यूशन कर दिया, उसको डाइल्यूट कर दिया और ये कह दिया कि चलो भाई फॉर्म जमा हो जाए 25 जुलाई तक। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फिर सफाई दे दी। उन्होंने कहा 25 जुलाई तक आप दे रहे हैं, आपका नाम छप जाएगा, 1 अगस्त को मतदाता सूची का ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा, उसके बाद आपत्तियां और दावे जब होंगे तब आपको 11 में से कोई एक कागज देना पड़ेगा। तो ये सवाल क्यों उठाया जा रहा है? सवाल ये इसलिए उठाया जा रहा है कि बिहार में पहली बात तो ये कहा गया कि 2003 की मतदाता सूची में 2003 में बिहार में 4 करोड़ 70 लाख वोटर थे। इस समय 7 करोड़ 90 लाख वोटर हैं। तो 2 करोड़ 20 लाख वोटर ही तो बचे। 4 करोड़ 70 लाख तो 2003 में है ही, उनको कुछ देना ही नहीं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। बिहार सरकार के आंकड़े ही बताते हैं कि 2004 और खुद इलेक्शन कमीशन ने, अगर 2003 की मतदाता सूची को आप उठा के देख लेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव में जो मतदाता सूची थी तो उन दोनों में 1 करोड़ वोटर नहीं है। वो 1 करोड़ वोटर वो नहीं है जिनका निधन हो गया 2003 से लेके 24 तक के बीच में। तो 1 करोड़ तो वो 4 करोड़ 70 लाख में वही कम हो गए। इसके अलावा 1 करोड़ के आसपास बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई उसमें ये बात, उसके आंकड़े अगर आप गंभीरता से जा के देखेंगे तो ये साबित होता है कि तकरीबन 8 लाख लोगों ने पर ईयर पलायन किया बिहार से। तो वो भी अगर 1 ही करोड़ मान लीजिए तो 470 में 2 करोड़ तो वही कम हो गए। तो इसके मतलब हुआ कि आधे से ज़्यादा लोगों को अपना प्रमाण पत्र देना होगा। अब सिर्फ इस प्रमाण पत्र ही एक आधार नहीं है। बिहार में इसके विरोध का या जमीनी स्तर पर BLOs को आने वाली परेशानियों का कारण क्या है? कारण ये है, जैसे मान लीजिए मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, मेरा आजमगढ़ में वोट है। मैं पिछले 35 वर्षों से पढ़ाई के लिए और नौकरी के लिए आजमगढ़ से बाहर हूँ, लगातार बाहर रहता हूँ। साल भर में महीने 2 महीने कुल मिला के मैं आजमगढ़ में रहता हूँ और 2-3 मेरी आदत है, मैं गांव से, अपने शहर से बहुत प्रेम है मुझे, तो मैं 2-1 महीने में 1 रात के लिए सही, 2 रात के लिए सही आजमगढ़ जाता हूँ। मैं नोएडा का वोटर नहीं बना, मैं अभी आजमगढ़ का ही वोटर हूँ।
मान लीजिए मैं 25 दिन के लिए यात्रा के लिए कहीं बाहर चला गया और मेरे घर पर जाकर के बीएलओ ये कहता है कि मेरा जाति प्रमाण पत्र या जन्म निवास प्रमाण पत्र या हाई स्कूल की मार्कशीट या मेरा पासपोर्ट, तो वो मेरे घर रहने वाले चाचा चाची के पास तो नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपना आधार कार्ड लेके, अभी भी अगर मैं आपको वॉलेट दिखाऊं तो आधार कार्ड पैन कार्ड मेरे पास है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसी का फ़ोटो खींच के भेज सकता हूँ। अच्छा चलिए, हम लोग पढ़े लिखे हैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर पर हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट है, मैं अपनी वाइफ से या अपनी बेटा बेटी से उसको व्हाट्सएप मंगा के अपने चाचा को भेज सकता हूँ। लेकिन समाज में ऐसे कितने लोग हैं? 2 करोड़ लोग ऐसे हैं बिहार में जिनके पास फ़ोन ही नहीं है, आप मैसेज भी नहीं भेज सकते। तो हम तो व्हाट्सएप वाले हैं, हमारी बात छोड़िए, हम भेज सकते हैं। लेकिन जो अमूमन से 1000 लोग, अमूमन 1000 लोग इलाज कराने के लिए बिहार से दूसरे प्रदेशों, दिल्ली, कलकत्ता और दूसरे जगहों बीएचयू जाते हैं। और आपको मालूम है कि अगर आप एम्स में गए तो आपको अपॉइंटमेंट लेने में, फिर अगली डेट पढ़ने में वो 15-20 दिन, 1 महीने का मसला है। 24 जून को ये आया, 1 जुलाई से कार्रवाई शुरू हुई और 25 जुलाई के पहले ही ये कागजात चाहिए थे। वो सारे लोग जो इलाज कराने गए हैं वो लौट करके कैसे अपना दे सकते हैं? मान लीजिए पति पत्नी और 2 बच्चे हैं, सब के सभी चले गए इलाज कराने के लिए, पिता की तबीयत खराब हो गई, पत्नी और दोनों बच्चे साथ गए हैं, अब वो तो 25 दिन आ नहीं सकते। उनका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट से ले, आधार कार्ड के अलावा कौन क्या कैरी करता है और कहाँ किसके घर में हो, एक समस्या। दूसरी समस्या, बिहार में 2 तरह के पलायन हैं। एक अस्थाई पलायन कि लोग यहाँ से गए दिल्ली, मुंबई, गुजरात, सूरत, वो जा करके उन्होंने वहाँ पर अपना घर बना लिया, वो वहीं पर अब रहने लगे, बच्चों को वहीं पढ़ाने लगे और उन्होंने अपना वोटर आईडी कार्ड बना लिया, आधार कार्ड बना लिया, वहीं के हो गए। अब वो शादी विवाह या छुट्टी के मौसम में यहाँ पर आते हैं, यहाँ के वोटर नहीं है। तो ऐसे लोगों का नाम अमूमन कट ही गया है। हो सकता है कुछ लोगों के हो, वो अगर वो पहले की तरह जैसे हर इलेक्शन में होता है तो भी उनका नाम काटा जा सकता है। और आपत्तियां और दावे, मैंने कहा, उसके लिए हर बार 1 महीने का वक्त होता है, वो भी किया जा सकता है। तो ये अगर इतने सर्टिफिकेट लेने थे तो इसके लिए आपको समय ज़्यादा देना चाहिए था, ये 2 महीने में काम नहीं हो सकता। दूसरा, ये अगर एक बार अपलोड हो जाए, जैसे मैंने कहा कि पलायन के लिए, अब बिहार में बहुत सारे लोग हरियाणा, पंजाब में रोपनी के वक्त जाते हैं, वहाँ पर जब धान की रुपाई होती है तो 2 महीने के लिए जाते हैं, पैसा कमा करके आते हैं और यही वो रोपनी का टाइम है जब वो गए हुए हैं। और जब लौट के आएंगे तो उनका अगर आधार कार्ड अगर आप नहीं लेंगे तो उनके परिवार के लोग क्या देंगे? ये सब ज़मीनी स्तर की सच्चाइयाँ थी, सच्चाइयाँ हैं कि अगर आप मांगेंगे तो दिक्कत आएगी। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ने ये तो कह दिया कि फॉर्म भर दिया जाए। अब माना ये जा रहा है कि 7 करोड़ 90 लाख वोटरों को का फॉर्म भरने के बारे में फैसला ले लिया इलेक्शन कमीशन ने। यकीन मानिए, बिहार जैसे राज्य में अगर बीएलओ फॉर्म दे देता है और उसका फॉर्म लेता नहीं है और जमा नहीं करता है तो फिर उस बीएलओ का उस गांव में घुसना मुश्किल हो जाएगा। ये ऐसा राज्य है, बिहार मामूली राज्य नहीं है। उन्हें ये लगेगा कि बीएलओ ने उनको फॉर्म दे के लिया नहीं, इसका मतलब बीएलओ ने उनका नाम मतदाता सूची में कटवाने का इंतजाम कर दिया। ये बीएलओ प्राइमरी स्कूल के मास्टर हैं, आंगनबाड़ी की कर्मचारी हैं, वो एकदम बिल्कुल से बेचैन बेहाल हुए पड़े हैं और अगर वो फॉर्म नहीं जमा हुआ तो उनके लिए बहुत आफत की बात हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने तुरंत फॉर्म जमा कराने का कार्यक्रम तो कर दिया बिना किसी सर्टिफिकेट के, लेकिन अभी भी इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि आपको 11 में से कागज देने होंगे। अब वो कागज कब अपलोड होंगे, कैसे अपलोड होंगे? अब क्या बीएलओ उन 1200 लोगों के पास फिर जाएगा? क्या सारे लोगों से फिर कागज मांगे जाएंगे? ये सब बड़ा सवाल है, इस पर बड़ा कंफ्यूजन है। चुनाव आयोग इसको क्लियर अभी तक नहीं कर रहा है। वो बार बार ये कह रहा है कि 24 जून को जो हमने निर्देश दिया था वो अपनी जगह पर कायम है। तो बात ये है कि अगर एक लाइन में उसे ये कहना चाहिए कि अगर 30 अगस्त के पहले बिहार के 70 करोड़ 90 लाख वोटरों में जो 2003 के वोटर नहीं है उनको हटा दीजिए, उनका मतदाता सूची में नाम है, ओके। जिनका 2003 के मतदाता सूची में नाम नहीं था, अगर वो सारे लोग 11 दस्तावेज 30 अगस्त के पहले अपलोड नहीं कराएंगे तो उनका नाम मतदाता सूची से कट जाएगा। जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक एक कन्फ्यूजन बना हुआ है।
अब होता क्या दिख रहा है जमीन पर? होता ये दिख रहा है, इससे कंफ्यूजन क्या क्रिएट हुआ। मैं एक माइनॉरिटी के इलाके में गया, माइनॉरिटी की बस्ती में एक शंका फैला दी गई है, र्यूमर एक फैला दिया गया है कि ये सारा व्यवस्था माइनॉरिटी गांव गरीब के लोगों के लिए हो रही है। अब माइनॉरिटी के लोग फॉर्म ही नहीं जमा कर रहे हैं, वो बिना सर्टिफिकेट के फॉर्म ही नहीं जमा कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनका वोट कट जाएगा, उनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये भी एक गलत स्थिति है। क्या बात है, ट्रस्ट डेफिसिट सबसे खराब चीज होती है समाज में। तो एक चीज ये क्लैरिटी होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन अब अपने ही जाल में फंस गया। उसने 7 करोड़ 90 लाख लोगों का प्रिंट आउट निकाल दिया, अब उसे जमा कराना है सारे लोगों का, और जो भी रोज डेटा निकाल रहा है, इतने फॉर्म बांट दिए गए, इतने फॉर्म जमा। जमीन पर हालात दूसरे। तो अब वो सारे फॉर्म जमा करना चाहता है, ड्राफ्ट पब्लिकेशन छप जाए। अब छपने के बाद अब उस मतदाता सूची में जो आपत्तियां की जाएंगी और जो दावे किए जाएंगे, यानी जो लोग छूट गए हैं छूटेंगे, जब वो दावा करेंगे तो दावा के साथ उनको 11 दस्तावेज शायद देने पड़ जाए, 11 में से एक। मतलब कंफ्यूजन यहां तक है कि एक साहब आज मुझे मिल गए, वो 11 अपने दस्तावेज में से जितने ले आ सकते थे सब लेके आए थे। तो इस तरह के कंफ्यूजन की स्थिति की वजह से मुझे नहीं लगता कि बिहार के किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी नेता से ड्राइंग रूम में बैठकर आप बात करें, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे आरजेडी के हो, चाहे जेडीयू के हो, चाहे एलजेपी के हो, वो कह रहे हो कि ये एक्सरसाइज सही हो रही है या एक्सरसाइज सही हो जाएगी। उनको सबको एक शंका है, लेकिन जो लोग सत्ता पक्ष में हैं वो बड़ा संभल के बोल रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष में वो ये बात बोल रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात ये कहने के लिए कि इसको ऐसा न माना जाए कि इससे सत्ता पक्ष को फायदा है। पहली बात, चुनाव आयोग के फैसले को ये जोड़ के कि इसको सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाया जाएगा और विपक्ष को नुकसान होगा, अगर ये धारणा आपके दिमाग में है तो ये भी गलत है। और अगर ये धारणा आपके दिमाग में है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर जो काम कर रहा है उसमें विपक्ष के वोटरों का ही वोट काटने का इंतजाम किया जा रहा है, तो ये भी गलत है। क्योंकि बिहार के पीछे के जितने चुनाव, देखिए बंगाल नहीं है, ये 6 राज्यों में होना, और ये कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, मामला बिहार से शुरू हुआ लेकिन ये बंगाल के लिए है, और बंगाल में मुझे लगता है तुरंत शुरू हो जाएगा बिहार की परेशानी को देखकर। बंगाल में हो सकता है, और बंगाल में इसकी संभावना भी है, असम में इसकी संभावना है, त्रिपुरा में इसकी संभावना है, क्योंकि वहाँ पर घुसपैठिए बांग्लादेशी रोहिंग्या वो तो दिल्ली तक खैर पहुँच गए हैं, लेकिन उस इलाके में हो सकते हैं। वहाँ एक्सटेंसिव हो तो कुछ दूसरी बात आए, और वहाँ अगर आप ये बात कहेंगे तो मैं 1 मिनट के लिए तार्किक तौर पर एक बात ये कही जा सकती है कि 2011 से ममता बनर्जी ही वहाँ पर सरकार में है 15 सालों में, और वहाँ के चुनावी नतीजे भी इस तरह का दिखा रहे हैं कि टीएमसी का दबदबा है, उसके पहले कम्युनिस्टों का दबदबा था। वहाँ की मतदाता सूची के बारे में कहें तो चलो बीजेपी के विरोधी पक्ष के लोग वहाँ पर सत्ता में, तो एक बात समझ में आ सकती है कहने के लिए, मैं नहीं मानता ऐसा है, लेकिन तब भी। लेकिन बिहार में तो एनडीए की सरकार 20 साल से है। मोदी जी 14, 19, 24 में जो अच्छे प्रदेश हैं, जहां से सबसे ज्यादा उम्मीदों से ज्यादा सीटें उन्हें मिली हैं, आरजेडी को क्या मिला? 2004 में 4 सीट, 14 में 4 सीट, 2019 में 0 सीट, और 2024 में 4 सीट। आरजेडी को क्या फायदा है? आरजेडी को क्या चीज है? बिहार ने तो मोदी जी को चुना है, बिहार ने तो नीतीश कुमार को चुना है, एक इलेक्शन को छोड़ करके। तो और जब नीतीश कुमार मोदी जी से अलग हुए, लोकसभा का चुनाव हो, तो भी बिहार ने धर्म जाति क्षेत्र से ऊपर उठकर मोदी जी को 22 सीटें दी थी। तो सवाल इस बात का नहीं है कि किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा। जमीनी स्तर पर जो समस्याएं हैं, गांव के लोगों को, आपको मालूम है कितने लोग हाई स्कूल के पास हैं, और दूसरी बात, कोई जमीन का कागज देना नहीं चाहता बिहार में। उसे लगता है कि ये नया चीज क्या हो रहा है। अभी बिहार में जो जमीन का सर्वेक्षण हो रहा है उसी से बहुत ज्यादा परेशानी है। तो कुल मिला जुला के एक कंफ्यूजन की जो स्थिति क्रिएट हुई, पहले नियम कुछ आया, फिर उसके बाद नियम कुछ आया, अब फिर कुछ और बात कही जा रही है, उससे सारा ये केओस मचा हुआ है। ये कतई नहीं माना जाना चाहिए कि इस चुनाव आयोग का फैसला जो था वो किसी को फायदा किसी को नुकसान के लिए था। इसमें मैं ये मानता हूं कि इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और
चुनाव आयोग या सारे राजनीतिक दल या मीडिया या सारे लोग सब जनता के लिए काम करते हैं, जनता को अधिकाधिक सुविधा हो और ख़ास करके गांव गरीब इलाकों में इस तरह का केओस न मचे, उसके लिए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और पूरा जो विवाद है वो इसी वजह से है। मैंने सोचा इसके बारे में कम शब्दों में कम समय में आपको जानकारी दी जाए कि बिहार में असल में हो क्या रहा है। नमस्कार।